हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल की। ठीक है, जो हमारी प्रिपरेशंस ऑफ मेथड थी अल्कोहल बनाने की विधियाँ वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, देखिए वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी कंपाउंड की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बट अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि अल्कोहल के अंदर होती है एच बॉन्डिंग। ठीक है, तो एच बॉन्डिंग होने की वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि एच बॉन्डिंग क्या है, कैसे होती है, अल्कोहल में क्यों ही है। ठीक है, और एच बॉन्डिंग की वजह से कौन कौन सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट होती है। ठीक है, पहले तो आपको पता है कि नहीं फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे कलर, स्मेल, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे कि हिंदी में बोले तो रंग, गंध, स्वाद उसका, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी, विलेयता, क्लियर, उसका गलनांक, क्वथनांक, एमपी, बीपी। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो कौन सी स्टेट में, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले एच बॉन्डिंग के बारे में हल्का सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग जो है वो दो तरीके की होती है वैसे तो। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, बस मैं हल्का हल्का से बताऊंगी आपको क्योंकि अगर पूरा चला एच बॉन्डिंग पूरा चला हमने, ठीक है, तो पूरा वीडियो एच बॉन्डिंग पे निकल जाएगा। हल्का से हमारा काम हो जाएगा, इतना बता देती हूँ मैं। इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग और दूसरी होती है इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः अणुक। आप लोगों ने हिंदी वाले स्टूडेंट ने काफ़ी पढ़ रखा होगा अंतः अणुक और अंतरा अणुक, अंतरा अणुक एच बॉन्डिंग। क्लियर, देखिए इंट्रा एंड इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंस है, बच्चों को कहाँ कंफ्यूजन होती है मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बच्चे पूछते जिस बारे में मैं आपको बता रही हूँ कहाँ कंफ्यूजन होती है, मतलब समझ नहीं पाते कि इंट्रा कौन सी और इंटर कौन सी। कहने का मतलब है मान लीजिए मेरे पास एक रस्सी है ये, ठीक है, अब इस रस्सी को मैं बांधूं, यहाँ मैंने रस्सी बांधी, ठीक है, तो ये तो हो गई इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। कौन सी हो गई, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और अगर मैं दो अलग अलग रस्सी लेकर, ठीक है, और दोनों को बांधती हूँ, ठीक है, तो ये हो गई इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। क्लियर, कहने का मतलब है कि अगर एक ही अणु के बीच में होगी, एक ही अणु है मेरा, ठीक है, उसके बीच में एच बॉन्डिंग होगी तो उसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर एच बॉन्डिंग होती है तो उसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो कंफ्यूजन कहाँ होती है कि हम लोग इंट्रा और इंटर में डिफरेंस नहीं कर पाते कि इंट्रा एक के अंदर होगी कि दो अलग अलग के अंदर होगी। तो ध्यान रखना, इसको ऐसे याद रखना इंटरनेशनल से। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल अगर कोई मैटर है, मान लीजिए कोई इंटरनेशनल मैटर चल रहा है, ठीक है, तो जैसे अभी मोदी जी हैं तो बहुत इंटरनेशनल मैटर चलते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल अगर मैटर चल रहा है तो कहने का मतलब है दो देशों के बीच में है, वो दो कंट्रीज के बीच में है कि नहीं। ठीक है, दो कंट्री के अलग अलग कंट्री के बीच में, जैसे इंडिया और अमेरिका, कोई इंटरनेशनल मैटर चल रहा है। तो ध्यान देना, इंटर से याद कर लेना, हिंदी की बजाय इंग्लिश में इसको याद करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंटर से याद करना दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर एच बॉन्डिंग होती है तो उसे इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कहते हैं। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एच बॉन्डिंग होगी तो उसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, तो हमें इंट्रा से कोई मतलब नहीं है, अल्कोहल के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है। कौन सी होती है, अल्कोहल के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है। दो अलग अलग अल्कोहल है मेरे पास, एक अल्कोहल का अणु ये ROH, एक ROH ये है, दोनों के अंदर एच बॉन्डिंग होगी, उसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अब कैसे होती है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं एच बॉन्डिंग का। देखिए एच बॉन्डिंग होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो फॉलो होनी चाहिए एच बॉन्डिंग के लिए। तो देखना आप लोग, किसी मॉलिक्यूल के अंदर एच बॉन्डिंग होने के लिए उसके अंदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन तीनों में से एक एटम प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, या तो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, तीनों में से एक कोई। ठीक है, और उस मॉलिक्यूल के अंदर H यानी कि हाइड्रोजन होना भी जरूरी है। ठीक है, हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट एंड FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है,
अगर दोनों में से एक भी चीज एब्सेंट है तो वहां पे H बॉन्डिंग नहीं होगी, दोनों की दोनों चीजें होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ आपको HF और मैं आपसे पूछूं बताओ इसके अंदर H बॉन्डिंग होगी क्या, तो होगी, H भी है इसके अंदर और फ्लोरीन भी है। क्लियर? तो अगर दो HF के मॉलिक्यूल लेकर आ जाऊं मैं, एक HF का मॉलिक्यूल ये रहा और एक ये रहा HF, ठीक है, तो होता क्या है H बॉन्डिंग होती कैसे है? आपको पता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? फ्लोरीन की ज़्यादा है। तो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन में से अगर बात करूं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस पर ये थोड़ा सा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, तो इस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, -1, और इस पर कौन सा आ जाएगा? +, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हल्का सा अट्रैक्ट किया है, पूरा ले लेता तो पूरा माइनस आता, हल्का सा अट्रैक्ट किया है तो -1, आधा चार्ज, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन यहाँ होगी दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो प्लस और माइनस जो है जो आपस में आमने सामने है, ठीक है, ये क्या कर देते हैं, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है? अट्रैक्शन हो जाता है, प्लस और माइनस के बीच में क्या हो गया? अट्रैक्शन हो गया, और इसी को बोलेंगे H बॉन्डिंग, ठीक है। ये जो अट्रैक्शन है यही क्या है? हमारी H बॉन्डिंग, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना जरूरी है, क्योंकि यही ऐसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं कहूँ H2O, बताओ H बॉन्डिंग होगी क्या? O भी है, H भी है, ठीक है। NH3 होगी क्या? N भी है और H भी है, ठीक है। इसी तरह अब आते हैं हम अल्कोहल पे, ठीक है। अल्कोहल का फॉर्मूला ROH, क्लियर। यहाँ पे O भी है और H भी है, तो ROH में H और O दोनों होने के कारण यहाँ पे H बॉन्डिंग इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है, इंटर मतलब दो देशों के बीच में, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में ROH और ROH, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी? H बॉन्डिंग होगी। समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखा आगे चलते हैं। देखिए जो H बॉन्डिंग है वो मेनली किसी भी मॉलिक्यूल के दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती है। एक तो है वो सॉल्युबिलिटी एंड दूसरी है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। फर्स्ट क्या है? सॉल्युबिलिटी एंड सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो जो H बॉन्डिंग है वो दो चीजों को अफेक्ट कर रही है, एक तो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगी, एक बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट सॉल्युबिलिटी, देखिए कैसे इफेक्ट करती है, क्या होता है देखें। देखो आप लोगों को पता है कि जो ये तो पता होगा कि अल्कोहल कौन सी फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अल्कोहल कौन सी फॉर्म में होते हैं? लिक्विड। आपने देखा होगा मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, वो सारी लिक्विड होती है। अब देखिए आप लोग, जो अल्कोहल है वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल है वाटर के अंदर। जो अल्कोहल है वाटर के अंदर सॉल्यूबल क्यों है? क्योंकि जैसे ही ये मेरा वाटर है H2O और मैं ऊपर से डाल रही हूँ ROH, तो ये दूसरे में इस तरह से इंटरमिक्स हो जाते हैं, बिल्कुल इंटरमिक्स इस तरह से हो जाते हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि अल्कोहल में मैंने वाटर में मैंने अल्कोहल डाला है, ठीक है। तो ये क्या है? वाटर सोल्यूबल है। क्यों है वाटर सोल्यूबल? क्योंकि जैसे ही इनको अल्कोहल को वाटर के अंदर डालते हैं ये वाटर से बना लेते हैं H, वाटर के साथ बना लेते हैं H बॉन्डिंग, ठीक है। वाटर के साथ H बॉन्डिंग बनाने के कारण बिल्कुल मतलब बॉन्ड हो गई, बॉन्डिंग हो गई दोनों के बीच में, वाटर और अल्कोहल के बीच में बॉन्डिंग हो गई, अच्छी बॉन्डिंग हुई, मतलब मिक्स हो गए एक दूसरे में। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। तो इस वजह से जो वाटर है उसके अंदर अल्कोहल क्या होता है? बहुत ही इजीली सॉल्युबल होता है। समझ में आ गई मेरी बात? देखिए किस तरह से वाटर के अंदर H बॉन्डिंग होती है, वाटर और अल्कोहल के अंदर। मैं वाटर के अंदर डाल रही हूँ अल्कोहल, ठीक है, तो अल्कोहल ROH, क्लियर। फिर वाटर आएगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल HOH, ठीक है। इस ऑक्सीजन में माइनस डेल होगा, इस ऑक्सीजन पे प्लस डेल होगा, दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगी H बॉन्डिंग। क्या हो जाएगी? H बॉन्डिंग। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। आप लोगों को पता होगा 3 डैश, H बॉन्डिंग को 3 डैश के थ्रू शो करते हैं, तीन डैश, ठीक है। अब ये दो मॉलिक्यूल है मेरे, एक तो ROH अल्कोहल और एक वाटर। अगर एक और अल्कोहल का आ जाए तो कैसे जुड़ेगा वो? HOR,
क्लियर, ये भी H बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से मेरी वाटर और अल्कोहल के बीच में H बॉन्डिंग हो जाती है और इसीलिए अल्कोहल वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाता है। समझ में आ गई मेरी बात। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा वाटर सोल्यूबल कौन सा है, सबसे ज़्यादा सोल्यूबिलिटी किसकी है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये तो कार्बन और हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर मैंने आपको बता रखा है ना कार्बन और हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोकार्बन है, ये वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन है और इसका ये वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन है और इसका भी ये वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन है। समझ में आ गई। और जो वाटर सोल्यूबल भाग है, ये वाटर सोल्यूबल जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, देखिए वाटर सोल्यूबल पार्ट कौन सा हुआ, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या मस्ट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। यहाँ ऑक्सीजन की बात होगी क्योंकि ऑक्सीजन है फ्रेम के अंदर और हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए। तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है तुम्हारा, ये वाटर सोल्यूबल भाग है, ठीक है। यह वाटर सोल्यूबल पार्ट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो यहां से होती है हमारी H बॉन्डिंग। कौन से पार्ट से होती है H बॉन्डिंग, इस पार्ट से H बॉन्डिंग होती है जो मैंने इधर के ब्रैकेट में शो कर रखा है। इस पार्ट से क्या होती है हमारी H बॉन्डिंग, लेकिन इस पार्ट से H बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन तो है लेकिन हाइड्रोजन ये हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि कार्बन है साथ में। समझ में आ गई मेरी बात। और कार्बन H बॉन्डिंग करता नहीं है, क्लियर। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट है मेरा H बॉन्डिंग का है और ये वाला जो पार्ट है हाइड्रोकार्बन का है। अब देखिए इस तरह जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है जो H बॉन्डिंग नहीं करता, मतलब H बॉन्डिंग नहीं करेगा तो वाटर के अंदर सोल्यूबल, अगर मैं इसको हटा दूं, ये वाले पार्ट को हटा दूं, बिल्कुल OH को हटा दूं और सिर्फ ये लो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और इसको वाटर के अंदर डालो, ठीक है, तो क्या सोल्यूबल हो जाएगा, क्या नहीं होगा सोल्यूबल, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। तो इस भाग को कहते हैं हाइड्रोफोबिक, यानी कि जल विरागी, जल से दूर रहने वाला। जल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो जल में सोल्यूबल नहीं हो रहा, तो इसलिए इस पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है, यानी कि जल विरागी भाग, जल से दूर रहने वाला भाग। और इस भाग से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। इस पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक, जल रागी, जल से प्रेम करने वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है हाइड्रोफिलिक पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोफोबिक। अब आप लोग खुद समझिए और ध्यान दे के बताना मुझे कि अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स को बढ़ाती जाऊं, जैसे मैंने नीचे आने पर हाइड्रोकार्बन पार्ट मैंने क्या किया, इंक्रीज किया है, हाइड्रोकार्बन मैंने इंक्रीज किया है, हाइड्रोकार्बन से इंक्रीज है, देखो यहाँ पे एक था, यहाँ 2 कार्बन या 3 कार्बन, ठीक है। तो जब हाइड्रोकार्बन इंक्रीज करूंगी मीन्स हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो गया, मेरा इंक्रीज हो गया, ठीक है। हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हुआ कंपैरेटिवली इसकी, कहाँ तो 1:1 का रेशियो आ रहा था, 1 ये था 1 ये था, फिर 2 1 अनुपात 1 का रेशियो आ रहा था, फिर 2 अनुपात 1 का आ गया, 2 हो गए ये 1 ही रह गया, फिर 3 हो गए ये 1 ही रह गया, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वो हाइड्रोफिलिक पार्ट का रेशियो तो कम होता जा रहा है कंपैरेटिवली इसकी, और ये बढ़ता जा रहा है, तो वाटर सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल की बात करें तो सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है मिथेनॉल की और सबसे कम सोल्यूबिलिटी प्रोपेनॉल की, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। कई बार क्वेश्चन आ गया कि मिथेनॉल आपसे कहे कि इथेनॉल और ग्लाइकॉल, इन दोनों में से वाटर सोल्यूबल कौन ज़्यादा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन तो 2 ही हैं इसके अंदर भी हाइड्रोकार्बन 2 ही हैं, लेकिन OH जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है, वो इसके अंदर 2 है। यहाँ पे 2:2 का आ रहा है और यहाँ पे 2:1 का आ रहा है, ठीक, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोफिलिक पार्ट इधर ज़्यादा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी और ये ज़्यादा विलेय होगा, सोल्यूबल ज़्यादा होगा। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसीलिए ईथर जो है, ईथर क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि ईथर का फॉर्मूला क्या है, ROR, क्लियर। अब देखिए आप लोग यहाँ एक क्वेश्चन उठाओगे कि ROR की जगह में मिथाइल ले लिया, इथाइल, मिथाइल कुछ भी ले लो। अब आप कहोगे कि इसके अंदर H बॉन्डिंग है क्या,
आप कहोगे कि हाँ हो सकती है एच बॉन्डिंग इसके अंदर, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी। गलत, ठीक है। वो जो हाइड्रोजन है वो इसी जो NOF, मैंने कहा था ना कि NOF होना ज़रूरी है और हाइड्रोजन भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो जो हाइड्रोजन है वो इनसे ही जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, या तो नाइट्रोजन से जुड़ा हो या ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से, इनसे ही जुड़ा होना चाहिए वो हाइड्रोजन भी। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन तो है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, बट वो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती, तो ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल और ईथर में से वाटर सोल्यूबल कौन ज़्यादा है, ठीक है। तो अल्कोहल ज़्यादा वाटर सोल्यूबल है ईथर की बजाय, ठीक है। ईथर तो है ही नहीं, आप लोग कभी अल्कोहल में, सॉरी वाटर के अंदर ये H2 है, अगर अल्कोहल डालोगे तो ऐसे कैसे सोल्यूबल हो जाएगा, बिल्कुल सोल्यूबल। लेकिन अगर ईथर डालोगे ऊपर से तो एक अलग से लेयर सी बन जाएगी ईथर की। ये तो वाटर है मेरा, ठीक है, और यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी ईथर की, यानी कि सोल्यूबल नहीं होगा, ऊपर आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल इसलिए नहीं क्योंकि एच बॉन्डिंग नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ईथर और अल्कोहल का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। और अल्कोहल तो वैसे भी औरों से कंपेयर करें कि अगर प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन और इथेनॉल, इन दोनों में से कौन ज़्यादा वाटर सोल्यूबल है, तो प्रोपेन के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, क्योंकि प्रोपेन तो पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन है, CH3 CH2 CH3, ठीक है। प्रोपेन CH3 CH2 CH3 और इथेनॉल की बात करूँ तो CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है, वाटर सोल्यूबल है, एच बॉन्डिंग, ड्यू टू एच बॉन्डिंग इसके अंदर एच बॉन्डिंग नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात। तो अल्कोहल ईथर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एक चीज़, जो ग्लूकोज है, हम लोग जब ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, हम ग्लूकोन डी लिया है ना, ग्लूकोन डी कई बार लिया होगा, तो जैसे ही आप वाटर के अंदर डालोगे उसको, ठीक है, पाउडर फॉर्म में आता है, तो जैसे ही वाटर के अंदर डालोगे उसको, फटाफट क्या होगा, वो मतलब सेकेंड्स के अंदर वो क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 5 OH होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्मूला होता है इसका C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर इसके फॉर्मूले पे ना जाए, आपको फॉर्मूले से तो लग रहा होगा कि कहाँ OH है इसके अंदर, लेकिन अगर इसको इस तरह से लिखें, जो उसका फॉर्मूला आप लोग 12th क्लास में अच्छे से पढ़कर आ चुके हो इस चीज़ को, इसके फॉर्मूले को, ये इसका फॉर्मूला होता है COHHCHOH, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, फिर CHOH, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा इसको, ठीक है। तो इसके अंदर ये तो एल्डिहाइड है, कोई मतलब ही नहीं इसका, तो 1 2 3 4 5 OH है इसके अंदर, ठीक है। तो 5 OH होने की वजह से इसकी जो सोल्यूबिलिटी है बहुत ज़्यादा, हाइड्रोफिलिक पार्ट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, इसलिए वाटर सोल्यूबल है। अगर मान लीजिए शक्कर की, मतलब शुगर की बात करें, ठीक है, तो शुगर का फॉर्मूला बताओ, C12H22O11, लग ऐसा रहा है ये है, बट इसके अंदर 8 OH है, 8 OH है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी वाटर के अंदर बहुत ही मतलब जल्दी सोल्यूबल है, इजी सोल्यूबल होती है, ठीक है। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि सोल्यूबिलिटी का क्या फंडा है, ठीक है, और अल्कोहल क्यों सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट देखो, देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब अल्कोहल को हम क्या करें, हीट दें या गर्म करें, ठीक है, तो उसके सारे बॉन्ड टूट जाए जो उसके बॉन्ड हैं, ठीक है, क्योंकि ROH का फॉर्मूला क्या है, ROH, ठीक है। एक मान लो बीकर है, मैंने इसमें ROH डाला हुआ है, ठीक है, एक ROH, मान लीजिए एक ROH, इस तरह से दो मॉलिक्यूल है मेरे पास, मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस तरह से। और अगर इसके अंदर H बॉन्डिंग होती है, ROH OHR, ठीक है, तो मैंने अभी विदाउट H बॉन्डिंग दिखाया ये, ठीक है, पर आपको पता है अल्कोहल के अंदर क्या होती है, H बॉन्डिंग होती है, इस तरह से रहता है, ठीक है। और इसकी जो एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी, वो होती है 2 से 8 किलो कैलोरी पर मोल। समझ में आ गई? इतना मतलब हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? हीट से मिलती है, अपन गर्म करते हैं उसको, वहां से आती है वो एनर्जी, हीट से आती है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अगर मैं इसको उबालूं या गर्म करूं और इसको उबालूं या गर्म करूं, तो मुझे बताओ कि किसके बॉन्ड जल्दी टूटेंगे। देखिए यहाँ पे मुझे 2 बॉन्ड ये ब्रेक करने हैं, 4 बॉन्ड ब्रेक करने हैं। कितने बॉन्ड ब्रेक करने हैं? 4। यहाँ पे एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक 3 और ये 4 तो ये बॉन्ड ब्रेक करने हैं ही, ठीक है।
और साथ में ये एक्स्ट्रा बॉन्ड ब्रेक करना है जो H बॉन्डिंग का है, जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ रही है 2 से 8 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो अब बताओ मुझे किसको, मतलब कौन जल्दी, किसके बॉन्ड जल्दी टूटेंगे, इसकी जल्दी टूटेंगे, इसके लेट टूटेंगे। कहने का मतलब है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड क्या होते हैं, लेट टूटेंगे, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। मान लीजिए इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये मान लीजिए एक बार के लिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मान लीजिए उबल गया, इसके बॉन्ड टूट गए। उबलने का मतलब क्या है, वाष्प बनने का मतलब क्या है, उबलने का बॉन्ड टूटना। ठीक है, जैसे ही बॉन्ड टूट जाएंगे वो फ्री हो जाएंगे और उबलने लगेंगे। इसी तरह इसमें क्या होगा, वही बॉन्ड टूटना। अब कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है, 2 से 8 के बीच में। ठीक है, मान लीजिए इसको मुझे 64 किलो कैलोरी देनी पड़ रही है। 60 पे हो गया, सॉरी किलो कैलोरी नहीं, ये 60 पे हो गया, 60 डिग्री पे, और ये 64 डिग्री पे हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कौन जल्दी उबला है, ये जल्दी उबला, 60 पे उबल गया, पर इसके लिए तो मुझे 4 डिग्री एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हुआ, इसका ज्यादा हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ। ठीक है, ये 60 ही हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका 64 हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है या क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एल्कोहल, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत पूछते हैं 12th के अंदर भी, और कभी कभार सेकेंड ईयर में आ जाता है। ऑर्डर बताऊंगी अभी क्या क्वेश्चन आता है, बताऊंगी। अभी समझो इसको कि जो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू H बॉन्डिंग। किसकी वजह से, H बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, क्योंकि H बॉन्डिंग की वजह से जो एक्स्ट्रा एनर्जी है हमें देनी पड़ती है एक्स्ट्रा बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो भी काउंट हो जाती है उसके अंदर। समझ में आ गई मेरी बात। अब ध्यान दीजिए आप लोग आगे, अगर आप लोगों से 2 क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के, एक तो बनेगा मिथेनॉल और इथेनॉल का, मिथेनॉल और इथेनॉल का बनेगा। जो भी क्वेश्चन के टाइप है मैं सारे बता दूंगी अभी। एक तो ये बनेगा कि इन दोनों में से किसका बीपी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, OH OH दोनों में सेम है, बट यहाँ पे विलेयता सॉल्युबिलिटी की बात तो है नहीं कि हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, आपको पता है कि मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड होंगे उसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कितने बॉन्ड है, मतलब ये मुझे ये बताओ कि दोनों में से किस में ज्यादा बॉन्ड है, ये बताओ आप मुझे। इसमें ज्यादा बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे तो कम बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे ज्यादा बनेंगे। तो किसका बीपी ज्यादा होगा, बताओ। ऑब्वियस है इसका बीपी ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बॉन्ड है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ध्यान देना, पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या बन गया, जैसे जैसे आप लोग OH तो है ही, OH को छोड़ो, मतलब मोनो की बात कर रही हूँ मैं, मोनो एल्कोहल की बात कर रही हूँ कि एक OH है। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन्स की संख्या बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता जाता है, बॉन्ड ज्यादा होते जाते हैं, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप लोग अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, इथेनॉल का ज्यादा है। ठीक है, और मिथेनॉल का कम है। एक तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है जब आपको हाइड्रोकार्बन की संख्या बढ़ा के दे दे। एक कहेगा प्रोपेनॉल दे देगा तो प्रोपेनॉल का और भी ज्यादा बीपी होगा, ब्यूटेनॉल का और भी ज्यादा बीपी होगा। और एक क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, आप लोगों को कार्बन तो वही रखे रहने देगा, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं प्रोपेनॉल की बात करूं, आपको पता होगा मैंने स्टार्टिंग में आपको रटवाया था, मतलब रटवाया क्या था, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको ये आइसोमर याद करने की, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, वहाँ आपको समझ में आ गई होगी, आप लोग इजीली बना सकते हो आप लोग। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया होगा अब तक तो ये कि एन प्रोपाइल अल्कोहल है। ठीक है, एन प्रोपाइल अल्कोहल। अगर मैं बात करूँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो बताओ फटाफट क्या होता है आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन और बीच में OH, तो 3 कार्बन बनाओ और बीच में क्या बनाओ, OH बनाओ। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। क्लियर। अब देखिए आप लोग, अगर आपसे पूछा कहेगा वो एन प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ध्यान देना वही कार्बन सेम 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, एक OH है एक OH। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कार्बन भी सेम है OH भी सेम है, अब क्या करें, अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा लिखे और किसका कम लिखे। तो ध्यान देना मेरी बात। ठीक है, जो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाती है, ब्रांचेज इंक्रीजेज, इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, एक भी शाखा है क्या, बिल्कुल नॉर्मल है, शाखा है क्या, एक भी नहीं है, इसके अंदर एक शाखा है। ठीक है, ये निकल गई एक शाखा। ठीक है, तो जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होती है, बताऊंगी अभी क्यों, जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होती है बीपी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। क्यों, इसका रीजन भी देखेंगे अभी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ध्यान दीजिए, जो बॉइलिंग पॉइंट है मेनली डिपेंड करता है वॉन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है, वॉन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पे। अगर बात करें इन दोनों मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, तो ये
कौन सा मॉलिक्यूल सरफेस ज्यादा घेर रहा है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये सरफेस ज्यादा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक, सरफेस ज्यादा घेर रहा है, ठीक है, जबकि ये गोलाई में आ गया, ये मॉलिक्यूल गोलाकार सा हो गया एक तरह से, ठीक है, जबकि ये गोलाकार नहीं है, ये हल्का सा, और भी अगर ब्रांच निकल जाएंगी तो और भी गोलाकार मतलब गोलाकार शेप में आ जाएगा अणु, ठीक है। तो ध्यान देना, गोले का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, ठीक है, गोले का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे गोलाकार ब्रांच बढ़ेगी, जो अणु है वो गोलाकार स्थिति ग्रहण करता जाएगा, तो उसका सरफेस एरिया कम होता जाएगा। दोनों की अगर बात करूं तो सरफेस एरिया इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, और सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है वॉन डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया ज्यादा, वॉन डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, इस पे वॉन डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और इसका सरफेस एरिया कम है तो इसका वॉन डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, मतलब आकर्षण एक तरह से, ठीक है। अब बताओ मुझे, आकर्षण कम है तो इजीली टूट जाएगा, आकर्षण ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो इजीली नहीं टूटेगा। अब मुझे बताओ, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा और इसमें अट्रैक्शन कम, ठीक है, कौन इजीली टूटेगा? ठीक है, ये इजीली, अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम होता है। अगर मान लीजिए दो चीजें हैं, मैंने गोंद से चिपका रखी है, ठीक है, बट दो चीजें, एक गोंद से चिपका रखी है मैंने, अगर मान लीजिए कोई अच्छी किसी में अच्छी गोंद लगा रखी है, अच्छी गम लगा रखी है, ठीक है, तो वो इजीली नहीं छूटेगा, जबकि दूसरा वाला जिसमें कम गम है, ठीक है, वो इजीली छूट जाएगा। वही रीजन है, यहाँ पे कम अट्रैक्शन है तो इजीली मैं इसको छुड़ा दूंगी, जबकि यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन है तो इजीली नहीं छुड़ा पाऊंगी। समझ में आ गई यहाँ तक मेरी बात? ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट का जो सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा, एक बार मैं लिख देती हूं आप लोग को कहीं नहीं याद हो, सरफेस एरिया बताओ किसका ज्यादा है दोनों में से? इसका ज्यादा है, सरफेस एरिया डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीजेस, यहां से यहां तक हम जा रहे हैं तो सरफेस एरिया डिक्रीजेस हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, सरफेस एरिया कम हो रहा है तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ध्यान रखना है इस चीज को, जैसे ही हम लोग ब्रांच बढ़ाते हैं सरफेस एरिया कम। इसी तरह अगर आपसे कह दे, अब मुझे फटाफट से बताओ, एन पेंटाइल एल्कोहल का फॉर्मूला सब जानते होंगे इस चीज को, तो 5 कार्बन लो और क्या बना दो? एन पेंटाइल एल्कोहल बना दो, क्लियर। और अगर नियोपेंटाइल एल्कोहल की बात करें तो आपको पता है ना नियोपेंटेन क्या होता है? नियोपेंटेन, ये हमारा नियोपेंटाइल एल्कोहल हो गया, याद करवा रखा है मैंने ट्रिक के थ्रू, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा सोल्यूबल होगा? ये ज्यादा, सॉरी सोल्यूबल की बात नहीं, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इसका बीपी ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रांच कम है, इसमें ब्रांच ज्यादा है। ब्रांच ज्यादा होने की वजह से ये स्फीयर शेप में आ गया, गोलाकार इसने शेप ग्रहण कर ली, ठीक है। अब गोलाकार शेप में आने की वजह से इसका जो कांटेक्ट का सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो उससे क्या हुआ? वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने से अट्रैक्शन कम, तो इजीली बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, या इजीली मॉलिक्यूल को अलग कर सकते हैं दो मॉलिक्यूल को, क्योंकि अट्रैक्शन कम है उसके अंदर, ठीक है, और बीपी भी क्या हो जाएगा? कम। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और इसका ज्यादा बॉइलिंग। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक? ठीक है। अब 2 क्वेश्चन तो इस तरह के मैंने आपको बता दिए, एक तो आपको इथाइल मतलब कार्बन संख्या बढ़ा कम के करके दे देगा, कार्बन संख्या एक पर कम देगा एक पर बढ़ा देगा, तो आप जो बढ़ी वाली कार्बन संख्या है उसका बीपी ज्यादा होगा। दूसरे में क्या करेगा? वो ब्रांच दे देगा, ठीक है, तो जिसमें ज्यादा ब्रांच है उसका बीपी कम होगा, है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन जो मोस्टली काफी बार रिपीट होता है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है, आप लोगों को कहेगा एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, ठीक है, और एल्केन कह देगा ज्यादा, एल्केन कम पूछता है वैसे, ठीक है। इनमें से इनको बीपी के ऑर्डर में लिखूं, बीपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन सा ऑर्डर लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। पहले मैं ऑर्डर बताती हूँ, फिर उसके बाद समझाऊंगी कैसे आया ये ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग कर लो, चलो डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटता, तो सबसे ज्यादा तो आपको पता है अल्कोहल का ही होगा, ठीक है।
है ना। एक बार फॉर्मूला से और लिख देते हैं, फॉर्मूलाज ROH, इसका होगा RCHO। क्लियर। अभी मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगी, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा RCOR, R की जगह CH3 कर दो, चलो CH3, और ईथर का क्या है CH3O CH3, और एल्केन तो हमारा है ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एल्डिहाइड में भी H बॉन्डिंग हो सकती है क्या, ठीक है, क्योंकि कार्बन भी है और सॉरी कार्बन नहीं, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, बट देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है RCHO। देखिए हाइड्रोजन तो है इसके अंदर, ऑक्सीजन भी है, पर जो ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन से नहीं जुड़ी हुई, ठीक है, तो यहाँ भी H बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो H बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है ऑक्सीजन पर, और यहाँ भी H बॉन्डिंग नहीं होगी। तो केवल एक अल्कोहल ही एकमात्र ऐसा अकेला बंदा है जिसके अंदर क्या हो रही है, H बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा BP अल्कोहल का हो गया ROH, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका हो गया ड्यू टू H बॉन्डिंग। किसकी वजह से, H बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। अब सेकंड पे कौन आता है, क्योंकि किसी के अंदर भी H बॉन्डिंग नहीं है, तो क्या होगा फिर सेकंड पे कौन आएगा, तो ध्यान देना आप लोग, आपको बताते इसको और लिख लेते एक बार RCHO, ठीक है। अब ध्यान दो आप, ईथर को छोड़ो, इधर इन दोनों में बात तुलना कर ले, एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कीटोन का, अभी समझाऊंगी क्यों, पहले लिख देते हैं, और उसके बाद होगा एल्डिहाइड का RCHO, CH3 लिख दो चलो इसकी जगह। देखिए क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का ईथर से ज्यादा क्यों है, पहले तो ये बता दूं कि एल्डिहाइड और कीटोन का ईथर से ज्यादा क्यों है, फिर हम समझेंगे कि इन दोनों में से कीटोन का ज्यादा क्यों है। पहले समझ लो, देखो कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है दोनों के बीच में, आपको पता है जिसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अट्रैक्ट कर लेगा, इस पर माइनस आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वही कंडीशन सेम यहाँ होगी, इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा। समझ में आ गई यहाँ तक आप लोग को, ठीक है। अब क्या होता है, आपको पता होता है अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरे जब एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आएगा उसमें भी प्लस माइनस होगा, दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जब इसके कांटेक्ट में लेकर आएंगे उसमें भी क्या होगा, प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो वो प्लस और माइनस आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ कीटोन के कांटेक्ट में दूसरा कीटोन का मॉलिक्यूल लेकर आऊंगी तो उसका भी दूसरे मॉलिक्यूल का भी प्लस और माइनस, ठीक है, आपस में क्या होगा, इस तरह से ये C पर प्लस होगा दूसरे मॉलिक्यूल में, ठीक है, और O पर क्या होगा, माइनस होगा, तो इस तरह से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ईथर में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ कि इन दोनों का ईथर से ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इन पर क्या है, पाई बॉन्ड होता है, और आपको पता है पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज, पास वाले पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। और फिर वहां पे जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा उनके बीच में, मतलब उनके पास में, तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, और उस वजह से उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और एक्स्ट्रा एनर्जी जैसी लगी वैसे ही बीपी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। जब अट्रैक्शन हो जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, तो क्या होगा, अट्रैक्शन हो गया तो अब तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसका क्या होगा, जो बीपी होगा वो ज्यादा होगा। इन दोनों की बात होगी। जबकि ईथर में क्या है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, हालांकि ऑक्सीजन और कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, पर हल्का सा ही शिफ्ट कर पाएगा, ये तो पूरा का पूरा पाई बॉन्ड ही चला गया। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा पाई बॉन्ड ही ऑक्सीजन पे चला गया और नेगेटिव चार्ज आएगा और उस पर पॉजिटिव आ गया यहाँ भी। जबकि यहाँ पे क्या है, एक ही बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो है नहीं जो पूरा चलाया जाएगा, ठीक है। एक ही बॉन्ड है, तो एक ही बॉन्ड जब होता है तो पूरा तो जा नहीं सकता, फिर क्या होगा, फिर हल्का सा क्या है, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। और हल्का सा इस पे क्या आएगा, माइनस डेल आएगा और इस पर प्लस डेल आएगा, जबकि यहाँ तो पूरा पूरा है। समझ में आ गई मेरी बात। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन का जो बीपी होता है वो ईथर से ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ तो फुल नेगेटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पे क्या है, आधा। समझ में आ गई, ठीक है। देखो अब क्या होगा, इसलिए जो एल्डिहाइड कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ईथर से ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस के बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, उस वजह से। समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि कीटोन और एल्डिहाइड जब दोनों के पास पाई बॉन्ड है तो दोनों का सेम होना चाहिए ना, फिर कीटोन का ज्यादा क्यों, एल्डिहाइड का कम क्यों है। तो ध्यान दीजिए, कीटोन का क्या है कि यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, ठीक है। जबकि एल्डिहाइड में एक ही एल्काइल ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला है,
समझ में आ गई। यहाँ पे दो दो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, उस वजह से क्या होता है, इसकी जो पोलैरिटी है, जो ध्रुवता है, पोलैरिटी का मतलब प्लस और माइनस चार्ज, पोलैरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ गई। क्यों आ गई पोलैरिटी? प्लस और माइनस की वजह से, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड इधर चला गया, माइनस आ गया। पोलैरिटी का मतलब पोल बन गए, दो ध्रुव बन गए, एक प्लस और एक माइनस। तो पोलैरिटी, इन दोनों में से जो पोलैरिटी है जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो पोलैरिटी कीटोन में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, जबकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दूसरा तो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इसकी जो पोलैरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। मोर पोलर होता है, ये लेस पोलर होता है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो इस वजह से जो होता है कि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि पोलैरिटी ज़्यादा तो अट्रैक्शन ज़्यादा, ठीक है। पोलैरिटी ज़्यादा तो इसका डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होता है इस वजह से। इसी वजह से क्यों? क्योंकि दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इसको। अगर इन दोनों की डाइपोल मूवमेंट आप लोग को अच्छे से आता होगा, डाइपोल मूवमेंट पे नहीं जाऊँगी मैं, वीडियो वैसे ही लंबी होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि इसकी जो पोलैरिटी है वो ज़्यादा होती है, इसकी पोलैरिटी कम होती है, डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा, इसका कम। तो ज़्यादा पोलैरिटी होने की वजह से ज़्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से क्या हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो कीटोन देन एल्डिहाइड। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखिए, उसके बाद मैंने बता ही दिया ईथर आएगा। ईथर और एल्कीन में कंपेयर करें तो यहाँ तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ही नहीं, ठीक है, जो कि अट्रैक्ट करे इलेक्ट्रॉन को। ये तो पूरा का पूरा नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है, बिल्कुल पोलैरिटी नहीं। यहाँ पे हल्की सी पोलैरिटी आ गई है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से, बट सिंगल बॉन्ड है इसलिए कम पोलैरिटी आई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ईथर हो गया, ROR, और देन एल्केन। क्लियर हो गई मेरी बात? यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, बार बार पूछते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज हमारी क्या, सोल्यूबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया, और ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम लोग की खत्म होगी। नेक्स्ट में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।